आपका स्वागत है। आज हम आपको गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताएंगे। यह कहानी पूरी तरह फिल्मी लगती है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस कहानी पर कोई फिल्म भी बन जाए। लेकिन एक फिल्मी गैंगस्टर और एक असली गैंगस्टर में क्या फर्क होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। फिल्मों के जरिए गैंगस्टर शब्द को बहुत ग्लैमराइज किया गया है। आपने भी ऐसे गैंगस्टर्स पर बहुत फिल्में देखी होंगी। फिल्मों में गैंगस्टर्स को बहुत ताकतवर और आकर्षक दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी के गैंगस्टर विकास दुबे की तरह कायर और डरपोक होते हैं, जो या तो भागते रहते हैं या फिर छिपते रहते हैं। विकास दुबे ने हत्या यूपी में की, छिपा हरियाणा में और पकड़ा गया मध्य प्रदेश में। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को इतना छकाने के बाद वो एक मंदिर के एक गार्ड और जेब कतरों को पकड़ने वाली पुलिस की टीम के हत्थे चढ़ जाएगा। जब आप इस गैंगस्टर की शक्ल आज ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये इतना बड़ा अपराधी है और ये इतने दिनों तक पुलिस की पकड़ से बाहर भी रह सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पिछले 7 दिन और 7 रातों तक विकास कहां था और उसने इस दौरान क्या किया और वो किन किन लोगों से मिला। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यह खबर हमारे लिए अपराध की खबर नहीं है, यह खबर हमारे लिए सामाजिक खबर है। इसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सिस्टम में यह विकास सबके साथ था और इसने सबका विकास किया। कोई भी छोटा मोटा अपराधी जब अपराध की दुनिया में पहली बार कदम रखता है तो उसका सपना एक ना एक दिन बड़ा गैंगस्टर या कुख्यात अपराधी बनने का होता है, क्योंकि इसे अपराध की दुनिया की सबसे बड़ी पदवी माना जाता है। सब चाहते हैं जो अपराधी होते हैं उन्हें एक दिन ऐसे ही कुख्यात गैंगस्टर बुलाया जाए। इसके बाद सिस्टम में बैठे लोग ऐसे अपराधियों के सपनों को साकार करते हैं, उन्हें बाहुबली बनाते हैं और फिर उनसे पूरा काम लेते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि 30 वर्षों तक विकास दुबे किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया, या फिर सिस्टम विकास दुबे को देखकर बार बार अपनी आंखें बंद कर लेता था। इसके बाद हम चीन के बहिष्कार की बात करेंगे। चीन का बहिष्कार करने में आपकी जेब से थोड़ा सा ज्यादा पैसा जाएगा, यानी आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, और जो व्यापारी लोग हैं उनका मुनाफा कुछ कम हो जाएगा। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर की देशभक्ति की मात्रा इतनी है कि आप अपना मुनाफा कम करके और थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके चीन को जवाब दे सकें? आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये समझेंगे कि मेड इन चाइना को हराने के लिए और मेड इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए भारत के लोग और भारत के बाजार कितने तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है। उज्जैन पुलिस की पूछताछ में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे ने कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास ने बताया है कि घटना वाली रात घर के पास कुएं पर 5 पुलिस वालों के शव एक के ऊपर एक रखे गए थे ताकि उन्हें जलाकर सबूत नष्ट किए जा सके। आग लगाने के लिए घरों में तेल भी रखा था, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने की वजह से उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने यह भी बताया है कि शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। देवेंद्र अक्सर उस पर कार्रवाई की बात कहते थे। विकास दुबे को गिरफ्तार एसएचओ विनय तिवारी ने भी बताया था कि डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र उसके खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिस से लूटे हथियारों के बारे में भी बताया है और कहा कि वो उस जगह को दिखा सकता है जहां हथियार छिपाकर रखे गए हैं। उज्जैन की कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद यूपी एसटीएफ विकास दुबे को सड़क के रास्ते कानपुर ला रही है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा और बेटे को भी लखनऊ के कृष्णानगर से गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे आज सुबह उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया, तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को अपना नाम शुभम बताया था, लेकिन पूछताछ के वक्त उसने जो पहचान पत्र दिखाया उस पर नवीन पाल लिखा था। इसके बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के वक्त विकास ने खुद लोगों को अपनी पहचान बताते हुए कहा कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है,
अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार साफ करे कि विकास दुबे ने सरेंडर किया या फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी ने विपक्ष को इस मुद्दे पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी से भगवान महाकाल और यूपी सरकार का न्याय अभी बाकी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। चीन से सीमा विवाद पर भारत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव में कमी पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एनएसए अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री को भारत का पक्ष बता दिया है। That it was necessary to ensure at the earliest complete disengagement of the troops along the LAC and de-escalation in the India-China border areas for full restoration of peace and tranquility. चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन ने सेनाएं पीछे हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और गागरा में सभी अस्थायी ढांचों को हटा दिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। कश्मीर पुलिस के आईजी ने कहा है कि हत्या लश्कर के आतंकियों ने की, जिनमें से एक पाकिस्तान का है। ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है। बीजेपी नेता वसीम बारी की सुरक्षा में तैनात 10 पुलिस वालों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। ये सभी लोग हमले के वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लिए बड़ा नुकसान बताया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि वसीम बारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दिल्ली में 24 घंटों में 4000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 2187 नए केस सामने आए हैं और 45 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4027 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76.81% हो गई है। दिल्ली में 1,07,051 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 82,226 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। संक्रमण से अब तक 3,258 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस के एक और स्टाफ की आज कोरोना से मौत हो गई। स्पेशल ब्रांच के एसआई जीवन सिंह का 23 जून से गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिल्ली में कोरोना से अब तक 12 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,250 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहास बताता है कि भारत हर चुनौती से जीतता है और भारत स्वाभाविक सुधारक है। Indians are natural reformers. History has shown that India has overcome every challenge, be it social or economical. कोरोना वायरस से लड़ाई पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. ग्लोबल कंपनियों से भारत में निवेश करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से अलग थलग होना नहीं है। इंडिया ग्लोबल वीक 3 दिन चलेगा। Thank you very much. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 24,879 नए केस आए हैं, जबकि 487 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में 7,67,296 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4,76,378 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। 2,69,789 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि संक्रमण से 21,129 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नहीं है और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 62% है। जहां भी एक्टिव केसेस होते हैं, यदि हम निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें
तो हम 72 घंटे में यानी 3 दिन में जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं एक्टिव केसेस के, उनको ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में बनाए गए 6 पुल का उद्घाटन किया। ये सभी पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके हीरानगर और अखनूर सेक्टर में सीमा सड़क संगठन ने बनाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इन पुलों के बनने से सेना का आवागमन तेजी से होगा। रिकॉर्ड समय में इन पुलों को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्री ने बीआरओ की तारीफ की। जिस दौर में दुनिया दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही हो, एक दूसरे से अलग थलग रह रही हो, ऐसे दौर में लोगों को जोड़ने वाले इन पुलों का उद्घाटन करना एक सुखद अनुभव की बात है और इस महत्वपूर्ण कार्य को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करने पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम आपसे विकास दुबे के बारे में बात करेंगे और विकास दुबे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। 7 दिन और 7 रात तक विकास दुबे कहां रहा। लेकिन उससे पहले कि हम ये विश्लेषण शुरू करें, आपको कुछ लेटेस्ट तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स उज्जैन से कानपुर लेकर जा रही है, सड़क के रास्ते इस गाड़ी में बैठाकर। और ये तस्वीरें इस समय आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं। उज्जैन से अब कानपुर ले जा रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे को और 8 से 9 घंटे का यह सफर होगा जिसमें ये उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में ये गैंगस्टर रहेगा इस दौरान, और फिर कानपुर ले जाकर इससे पूछताछ होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी ने देश के पूरे पुलिस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी खुलेआम, फिर 7 दिन तक वो पुलिस से भागता रहा, पुलिस को छकाता रहा। आज के जमाने में हम 2020 में जी रहे हैं। ये 2020 का भारत है जहां इतनी जबरदस्त सर्विलांस होती है। फिर भी 5 राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी। इसके बाद भी उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो पहले उत्तर प्रदेश से भागा होगा कानपुर से, फिर हरियाणा तक आया होगा, हो सकता है दिल्ली भी आया हो, और उसके बाद वो उज्जैन तक पहुंच गया। लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, बल्कि उसने बेहद शातिर तरीके से खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप सोचिए कि हमारे देश में विकास दुबे जैसे अपराधियों की सोच पुलिस से कहीं आगे क्यों होती है। इसीलिए हम कहते हैं पुलिस हमेशा पीछे रहती है और विकास दुबे जैसे अपराधी हमेशा आगे आगे चलते हैं। ये ऐसे अपराधी हैं जो खुद की गिरफ्तारी देने के लिए भी जगह खुद चुनते हैं और पुलिस सिर्फ देखती रह जाती है। 2 दिन से जिस विकास दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में खोजा जा रहा था, दिल्ली के आसपास नोएडा में खोजा जा रहा था, पुलिस को लग रहा था कि वो किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में ना चला जाए। जिस विकास दुबे की तलाश में कल नोएडा में फिल्म सिटी की नाकेबंदी कर दी गई थी, वो विकास दुबे आज सुबह नोएडा में नहीं, किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिला, और वो भी महाकाल के मंदिर में, जहां से उसे आज गिरफ्तार किया गया। अब सवाल तो यह है कि जिस विकास दुबे को पुलिस फरीदाबाद और नोएडा में ढूंढ रही थी, वो उज्जैन तक पहुंचा कैसे? जिस अपराधी के पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की 100 टीमें और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स लगी थी, जिस अपराधी की तलाश 5 राज्यों में हो रही थी, वो अपराधी कैसे किसी की पकड़ में आए बिना उत्तर प्रदेश से दिल्ली और हरियाणा होते हुए, फिर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया? इतने सारे राज्यों की उसने सीमाएं पार की होंगी। हर राज्य में शहरों की सीमाएं होती हैं, उन्हें पार किया होगा और वो उज्जैन तक पहुंच गया। जाहिर है कि अपराधी विकास दुबे की पकड़ बहुत मजबूत होगी, तभी उसने इस तरह से इतने बड़े सिस्टम को 7 दिन तक छका कर रखा और जब चाहे तब उसने अपनी गिरफ्तारी दी। कहने के लिए तो मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार किया है, लेकिन पहली नजर में यही लगता है कि यह गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से कैमरे के सामने किया गया सरेंडर है। विकास दुबे को यह पता था कि उसकी तस्वीरें अब वायरल हो चुकी हैं। पूरे मीडिया में, न्यूज चैनल में, अखबारों में हर तरफ सिर्फ उसी की खबर चल रही है और उसे अब कोई भी पहचान सकता है। मंदिर में सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मी दोनों तैनात रहते हैं। इसके बाद भी विकास दुबे आज सुबह
उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा। वहां पर इसने वीआईपी दर्शन के लिए टिकट काउंटर से 250 रुपए की पर्ची भी कटवाई। अपना नाम भी वहां पर बताया। गिरफ्तारी से पहले उसने अपनी फोटो भी खिंचवाई। पकड़े जाने पर वो बड़े आराम से मंदिर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता था कि अब वो पकड़ा जाने वाला है। जब पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार करके मंदिर से बाहर लेकर आ रहे थे तो वो लगातार मीडिया के कैमरों के सामने यही कह रहा था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अब आप सोचिए कि क्या आपने कभी इतनी शान से किसी कुख्यात अपराधी को खुद का नाम बताते हुए देखा है? असल में ऐसे अपराधी हमारे कानून और सिस्टम को चुनौती देते हैं और बताते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। तो ये अपराधी अभी भी कैमरों के सामने खुलेआम बार बार ये कह रहा है, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और ये लोगों को ये भी बता रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। असल में इसके मन में ये डर है कि पुलिस कहीं एनकाउंटर में इसे मार ना दे। अब ये डरा हुआ है। इतने पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद अब इसे खुद अपनी हत्या का डर सता रहा है। उज्जैन में 8 घंटे की पूछताछ के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले कर दिया। वैसे तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी उसके सरेंडर की सोची समझी रणनीति थी, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ये बात स्पष्ट तौर पर मानने से हिचक रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने गलत नाम बताया था और उसकी पहचान करके ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। यानी पुलिस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और यह बता रही है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जब आप इस अपराधी को देखेंगे और हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे तो ऐसा लगता है कि इस अपराधी को पता था और ऐसा लगता है कि यह शायद महाकाल के मंदिर में गिरफ्तार होने के लिए ही गया था। इस अपराधी ने कैसे 7 दिन और 7 रात पूरे पुलिस तंत्र को चकमा दिया। इन 7 दिन और 7 रातों में पुलिस विकास दुबे कहां रहा, कैसे इसने खुद को पुलिस से बचाया, किस किस ने इसकी मदद की, हमने इन 7 दिनों की एक रिपोर्ट तैयार की है और सबसे पहले आपको यही रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि विकास दुबे जैसे अपराधियों का दिमाग कैसे पुलिस से भी तेज चलता है। जब आप इसकी तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में तो यह बहुत साधारण लगता है, आपका मन शायद ये मानेगा ही नहीं कि ये इतना बड़ा गैंगस्टर भी हो सकता है, लेकिन दिमाग इसका बहुत शातिर था। दो जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार होने से लेकर 9 जुलाई की सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़े जाने तक विकास दुबे उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया। वो भी तब जब यूपी पुलिस के 7000 पुलिस वाले, 40 थानों की फोर्स और एसटीएफ की टीमें उसे पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुई थी। अब सवाल यह है कि जिस विकास दुबे को 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो 7 दिन 7 रात तक पुलिस को कैसे चकमा देता रहा, और जब हाथ आया भी तो एक सिक्योरिटी गार्ड के। हम जल्द से जल्द चाहेंगे, चूंकि ये मुख्य अभियुक्त है, और इनसे हम पूछताछ करें और हमारे अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है उसको अमल में लाएं। बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस केस में, और अभी तात्कालिक रूप से ये बताना उचित नहीं होगा, और क्योंकि तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना कहां तक संभव है। पुलिस अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जी न्यूज को सूत्रों से विकास दुबे की 7 दिन 7 रातों वाली इस एडवेंचर ड्राइव के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 2 जुलाई की रात को 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद विकास दुबे मोटरसाइकिल लेकर अकेला ही बिकरू गांव से भाग निकला। 3 जुलाई की सुबह वो बिकरू गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर शिवली गांव पहुंचा, जहां वो अपने दोस्त शुभम पाल के घर रुका।
3 और 4 जुलाई यानी 2 दिन वो शुभम पाल के घर ही रुका। 4 जुलाई की रात को विकास दुबे अपने 3 साथियों अमर दुबे, कार्तिकेय और विकास के साथ बस पकड़कर दिल्ली के लिए निकला। 5 जुलाई की सुबह विकास दुबे अपने साथियों के साथ दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पहुंचा और वहां से बस लेकर सीधा फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद में विकास दुबे अपने रिश्तेदार श्रवण और अंकुर के घर पहुंचा। 6 जुलाई को फरीदाबाद से विकास दुबे और अंकुर मिश्रा मोटरसाइकिल से अपने दोस्त रवि पांडे की तलाश में रोहिणी सेक्टर 1 गए। इस दौरान विकास दुबे ने अपना फोन फेंक दिया था, इसलिए वो अपने दोस्त से संपर्क नहीं कर पाया और वापस फरीदाबाद लौट आया। 7 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे वो फरीदाबाद के एक होटल के रिसेप्शन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। 3 बजे पुलिस उस होटल से लगभग 5 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के उस घर में पहुंची जहां विकास दुबे छिपा हुआ था। वहां से विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद करीब 3:15 बजे विकास दुबे एक रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है, जहां से वो ऑटो पकड़कर निकल जाता है। 8 जुलाई को जिस वक्त यूपी पुलिस दिल्ली एनसीआर में नाकाबंदी लगाकर विकास दुबे को पकड़ने की कोशिशों में जुटी थी, उसी दौरान विकास दुबे मध्य प्रदेश का सफर तय कर रहा था। फरीदाबाद से 850 किलोमीटर लंबा सफर तय करके विकास दुबे उज्जैन पहुंचा और 9 जुलाई को सुबह महाकाल मंदिर से उसे पकड़ लिया गया। 7 दिन और 7 रात की इस भागम भाग के दौरान विकास दुबे कई बार पुलिस से बचकर निकला, लेकिन इस दौरान उसे भागने में मदद करने वाले उसके साथी या तो पुलिस की गिरफ्त में आते गए या फिर मुठभेड़ में मारे गए। उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी से ठीक पहले दुबे के 2 करीबी साथी प्रभात मिश्रा और प्रवीण का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। हमारी एसटीएफ की टीम एक अभियुक्त को लेकर के जो है रिमांड पर जा रही थी, क्योंकि यहाँ कानपुर आ रही थी। उसके साथ हमारी क्राइम ब्रांच कानपुर नगर की भी टीम थी और यहाँ पर जैसे ही हाईवे के पास कुछ गाड़ी खराब हुई है, प्रभात मिश्रा ने हमारे पुलिस पार्टी उसकी पिस्टल छीन करके फायर कर दिया, जिससे मुठभेड़ में वो घायल हो गया और फिर अस्पताल में ले जाकर के उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इसी तरह आज इटावा पुलिस के साथ भी एक घटना वहाँ पर स्विफ्ट डिजायर की लूट करके जो है कुछ बदमाश वहाँ पर बकेवर थाने में जो है वहाँ से भागे थे और उस क्रम में पुलिस ने वहाँ लगातार वाहन चेकिंग प्रारंभ की और उसके बाद वहाँ पर भी एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और 3 बदमाश उसके साथी जो है भाग खड़े हुए। ये जो घायल बदमाश था इसको अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इसकी शिनाख्त बहुवन शुक्ला जो कि विकास गैंग का एक बहुत ही बड़ा शूटर था और इसके खिलाफ 50,000 का इनाम भी था। जिस तरह एक के बाद एक उसके साथी मारे जा रहे थे, उससे विकास दुबे को हर वक्त अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था। उसे पता था कि 8 पुलिस वालों की हत्या करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब जब विकास दुबे को जिंदा गिरफ्तार किया गया है तो उन लोगों की नींद भी जरूर उड़ गई होगी जिनके संरक्षण में विकास दुबे ने अपराध का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है और जांच का विषय है वो यही है कि आखिरकार विकास दुबे बिकरू गांव से उज्जैन तक कैसे पहुंचा। क्या उसको पहुंचाने में किसी पुलिस वाले ने मदद की या किसी राजनेता ने मदद की या फिर ये वेल प्लान्ड विकास दुबे का एक सुनियोजित कार्यक्रम था जिसके तहत वो एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को चकमा देना चाहता था और खुद को गिरफ्तारी दिखाते हुए करना चाहता था कि मैं विकास दुबे कानपुर से। तो क्या सिस्टम में अभी भी ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे की लगातार मदद कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए बिकरू गांव के इसी जगह से उज्जैन तक की कहानी में हजारों किलोमीटर, न जाने कितने नाके पड़े होंगे, न जाने कितने चेक पोस्ट आए होंगे, न जाने कितने बॉर्डर पड़े होंगे, कई राज्यों की सीमाएं, लेकिन विकास दुबे को किसी ने नहीं रोका। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बिकरू गांव, कानपुर। अंग्रेजी के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस नाटक के केंद्र में इसके मुख्य किरदार की गलत पहचान और उसी के आसपास ये नाटक घूमता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब समस्याएं गंभीर हों और उसका निदान करने के अजीबोगरीब तरीकों पर आपको हंसी आने लगे तो आप इसे कॉमेडी ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक खूंखार अपराधी पहले 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, फिर 7 रात और 7 दिनों तक उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की 40 थानों की टीमें और 5 राज्यों की पुलिस दिन रात ढूंढती हैं, लेकिन वो अचानक एक दिन सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रांगण में टहलता हुआ मिलता है।
ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक लॉकडाउन में रहने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए शायद घूमने फिरने निकला था। एक ऐसा व्यक्ति, अब इसकी तस्वीर आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है, शरीर पर मोटापा बुरी तरह से चढ़ा हुआ है, बिल्कुल अनफिट। आप इस आदमी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये आदमी 50 मीटर तक भाग नहीं सकता, इतना अनफिट है ये आदमी। वो व्यक्ति 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की यात्रा करता है, गाड़ी में बैठकर आराम से खाते पीते मंदिर पहुंचता है, वहां पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत करता है, वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाता है, करीब 2 घंटे तक वहीं पर घूमता फिरता है, तस्वीरें खिंचवाता है और फिर ऐसा लगता है कि विकास दुबे फरार था ही नहीं बल्कि 7 रात और 7 दिन का कोई टूर पैकेज लेकर भ्रमण पर निकला था। मजे की बात यह है कि जिस गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिस अपराधी ने 5 राज्यों की पुलिस को थका दिया, उस गैंगस्टर को महाकाल मंदिर का एक गार्ड पहचान लेता है और उस गार्ड का नाम है लखन। लखन लगातार 2 घंटे तक इस पर नजर बनाए रखता है और आखिर में स्थानीय पुलिस वालों को इसकी सूचना दी जाती है और पुलिस विकास दुबे को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। यानी जब सैकड़ों पुलिस वाले विकास दुबे के निशानों का पीछा कर रहे थे, उस समय विकास दुबे उज्जैन के एक प्रसिद्ध मंदिर में गिरफ्तारी से बचने की शायद प्रार्थना कर रहा था या फिर भगवान से यह प्रार्थना करने गया था कि उसकी हत्या ना हो जाए, उसे एनकाउंटर में पुलिस कहीं मार ना दे। जिस समय विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस नोएडा की फिल्म सिटी में न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ढूंढ रही थी, उस समय विकास दुबे गूगल मैप पर उज्जैन पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा था। इस दौरान वो करीब 10 से ज्यादा टोल प्लाजा पर रुका होगा जहां उसने टोल दिया होगा, उसने यहां टोल चुकाया होगा, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। हर टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, हर टोल प्लाजा पर पुलिस रहती है, नाकाबंदी रहती है। वो वहां रुका होगा, उसने टोल का पैसा दिया होगा। देखिए अब उसकी गाड़ी की तस्वीरें निकल रही हैं। ये मध्य प्रदेश में शिवपुरी टोल प्लाजा है जहां इस अपराधी की गाड़ी रुकी थी और यहां इसने टोल चुकाया और उसके बाद ये आगे बढ़ा, लेकिन किसी ने भी इसे रोका नहीं। जबकि इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस नोएडा से गुजरने वाली गाड़ियों की बड़ी गहराई से जांच कर रही थी और शायद उम्मीद लगा रही थी कि विकास दुबे के नोएडा आने की अफवाहें सच हो जाएं और उसे शायद वहीं से पकड़ लिया जाए। जाहिर है अब उत्तर प्रदेश पुलिस कह सकती है कि उनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस विकास दुबे को सैकड़ों पुलिस वाले मिलकर नहीं ढूंढ पाए, उसे एक सामान्य से गार्ड ने पकड़ लिया। लेकिन आप विडंबना देखिए कि पकड़े जाने के बाद भी विकास दुबे चिल्लाकर कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे का यह डायलॉग सुनकर लगता है जैसे अपराध करने वालों का भी अपना एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है और ये अपराधी खुद को किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं समझते। कानपुर वाले हैं ये और इनकी कोई ब्रांच नहीं है। मध्य प्रदेश में कुख्यात अपराधी की इस अजब गिरफ्तारी और इसके पीछे की गजब स्थितियों पर हमने एक और विश्लेषण आज तैयार किया है। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि जब एक अपराधी की चालाकी और सिस्टम की भागदौड़ में कोई कमी नहीं होती तो वही होता है जो विकास दुबे के मामले में हुआ है। आठ पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे आखिर पकड़ा गया। हम पकड़ा गया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस भले ही इसे गिरफ्तारी बता रही हो, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो एक ऐसे सुनियोजित सरेंडर की तरह लगता है जिसकी पटकथा खुद विकास दुबे ने लिखी हो। पहली वजह तो यही है कि यूपी पुलिस की भारी भरकम फोर्स जो नहीं कर पाई वो महाकाल मंदिर के एक सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिखाया, जिसने न सिर्फ विकास दुबे को पहचाना बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर उससे इतनी सख्ती से पूछताछ भी की कि विकास दुबे ने मान लिया कि हाँ वो ही विकास दुबे है, कानपुर वाला। हुआ कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। अब बताइए
एक भगौड़ा अपराधी जिसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस लगी हो, वो महाकाल मंदिर क्यों गया भला? माना कि बुरे वक्त में भगवान याद आ ही जाते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जो विकास दुबे 30 वर्षों से यूपी पुलिस के काबू में नहीं आया, उस विकास दुबे को महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने कब्जे में भी ले लिया। उसे 2 घंटे तक बिठाए भी रखा, उससे पूछताछ भी कर ली और पुलिस के हवाले भी कर दिया। ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे एनकाउंटर से बचने के लिए ही उज्जैन पहुंचा था। अब वो कितना पढ़ा लिखा है ये तो पता नहीं, लेकिन उसमें इतना दिमाग तो होगा ही कि महाकाल मंदिर में पुलिस उसका काल नहीं बन पाएगी। आमतौर पर अपराधी पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाते हैं, हुलिया बदल लेते हैं, लेकिन विकास दुबे तो मंदिर परिसर में ऐसे घूमता रहा मानो गिरफ्तार होने ही आया हो। ये 7:30 बजे करीब मेरे पास आए, मैं दुकान में बैठ के पत्ती तोड़ रहा था, बिलपत्र। तो आए, बोले दर्शन कैसे होंगे? तो मैंने पीछे चले जाओ, मैं 250 रुपये का टिकट मिलेगा, ये दर्शन कैसे होंगे? वो चले गए। फिर मेरे को ऐसा आया लगा कि यार मैं आपको इनको कहीं देखा है अपन ने। फिर स्क्रीन पे मैंने मोबाइल पर उनका फोटो निकाल के फिर मैंने देखा, मैंने हाँ यही है। फिर घनश्याम मिश्रा जी को मैंने बतलाया कि ये व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ मंदिर में, आप देख लीजिए। बोले मैं आके देखता हूँ। अब ये वीडियो देखिए, कानपुर के इतने बड़े गैंगस्टर को मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसे ले जा रही है जैसे किसी जेब कतरे या छोटे मोटे चोर को पकड़ कर ले जा रही है। विकास दुबे भी आराम से चला जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस को तो तब भी यकीन नहीं हुआ जब विकास दुबे ने खुद चिल्लाकर अपनी पहचान बताई, वरना क्या मजाल कि 8 पुलिस वालों के कातिल गैंगस्टर पर कोई पुलिस वाला हाथ उठा दे। वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे, उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया, तो वहां पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। विकास दुबे खैर मना रहा होगा कि चलो उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। कुल मिलाकर विकास दुबे भले ही गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए यह बैठे बिठाए लॉटरी लग जाने जैसा है। उज्जैन से संदीप भम्मरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी लगती है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस कहानी पर कोई फिल्म भी बन जाए। लेकिन एक फिल्मी गैंगस्टर और एक असली गैंगस्टर में क्या फर्क होता है, आज हम आपको यह भी दिखाना चाहते हैं। फिल्मों के जरिए इस गैंगस्टर शब्द को बहुत ग्लैमराइज कर दिया गया है। फिल्मों में जो गैंगस्टर आप देखते हैं उन्हें बहुत ताकतवर और आकर्षक रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी के गैंगस्टर विकास दुबे की तरह कायर और डरपोक होते हैं, जो या तो जीवन भर भागते रहते हैं या जीवन भर छिपते रहते हैं, और फिर उनका अंत भी यही होता है जो विकास दुबे का अंत आज हुआ है। आपके मन में भी विकास दुबे की छवि शायद ऐसी ही बनी होगी जैसा गैंगस्टर आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन असल जीवन में गैंगस्टर कैसा होता है यहां आप देखिए। इसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, इसके चेहरे पर डर है, यह मरने से डरता है। और असल में गैंगस्टर विकास दुबे जैसे होते हैं जो समय आने पर एक मामूली से गार्ड के हत्थे ही चढ़ जाते हैं। लेकिन अपराध और अपराधियों को ग्लैमराइज करने का नतीजा यह होता है कि जब छोटे मोटे अपराधी अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो सब एक ना एक दिन मशहूर कुख्यात गैंगस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि अपराध की दुनिया में
कुख्यात गैंगस्टर को सबसे बड़ी पदवी माना जाता है क्योंकि उसका डर चारों तरफ होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विकास दुबे की ये हालत और कद काठी देखकर भला कोई इससे कैसे डर सकता है। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा जब आपने विकास दुबे की ये तस्वीर देखी होगी कि गैंगस्टर, ये वो गैंगस्टर है जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। जबकि सच यह है कि अगर यह आदमी आपको कहीं आते जाते मिल गया होता तो शायद आप इसे गंभीरता से भी नहीं लेते। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे मामूली अपराधी बाद में बड़े अपराधी बन जाते हैं और हमारा सिस्टम पहले दिन से ही इनके सामने, ऐसे अपराधियों के सामने सरेंडर कर देता है। और इस आदमी ने, ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी ना कोई कद काठी है, ना ये 50 मीटर भागने की स्थिति में भी है, इसके पास ना कोई शैक्षिक डिग्री है, 55 वर्ष इसकी उम्र है। इस आदमी ने बड़े बड़े आईपीएस अफसर, बड़े बड़े ट्रेंड पुलिस वाले जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनके पास ट्रेनिंग है, जिनके पास तजुर्बा है, उन सब लोगों को इस मामूली से जोकर जैसे दिखने वाले अपराधी ने 30 साल तक छका के रखा। और यही हमारे सिस्टम की बेचारगी है। अब आप देखिए, इस जैसा आदमी ये 30 साल तक हमारे देश के बड़े बड़े तजुर्बेकार पुलिस वालों के हाथ में नहीं आया। वो पुलिस वाले जिनकी ट्रेनिंग पर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो पुलिस वाले जिन्हें अत्याधुनिक हथियार दिए जाते हैं, जिन्हें खाकी की वर्दी पहनाई जाती है, जो खाकी की वर्दी अपने आप में ही अपराधियों के लिए डरने के लिए काफी होनी चाहिए। और ऐसे जोकर अपराधी 30 साल तक हमारे सिस्टम के, प्रशासन के हाथ में नहीं आते। आप इस तस्वीर को जब देखेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी कि ये वो विकास दुबे है जिसके बारे में 7 दिन से पूरा मीडिया लगातार दिन रात बात कर रहा है। ये विकास दुबे जिसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही, ये विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। कैसे की? विकास दुबे ने बिना किसी गोलीबारी के, बिना कोई विरोध किए खुद को बड़े आराम से पुलिस के हवाले कर दिया। उसने ये सब एक सार्वजनिक स्थान पर किया। तो इसके पीछे की जो रणनीति है वो भी हम आपको आज समझाना चाहते हैं। विकास दुबे का जिंदा पकड़े जाना उन लोगों के लिए एक झटका है जिनके बारे में विकास बहुत कुछ जानता है। विकास जिनका राजदार है, वो लोग ये दुआ कर रहे थे कि विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर में ही मार डाले तो अच्छा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इन लोगों में पुलिस के भी बहुत सारे लोग होंगे, इन लोगों में राजनीति के भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके राज विकास दुबे के सीने में दफन होंगे। इसलिए अब आपको यह समझना चाहिए कि विकास दुबे का मंदिर से गिरफ्तार होना पुलिस की जीत है या फिर विकास दुबे की जीत है। पहले आप समझिए यह मुकाबला किस चीज का था। मुकाबला इस बात का था कि पुलिस विकास दुबे को बीच में ही कहीं इंटरसेप्ट कर ले, रंगे हाथों कहीं पकड़ ले और वहीं शायद इसका एनकाउंटर कर दे। लेकिन विकास दुबे के सामने जो चुनौती थी वो ये कि उसे पकड़े नहीं जाना है, उसे एनकाउंटर में मरना नहीं है, क्योंकि वो बहुत डरपोक आदमी है। उसे मौत से शायद सबसे ज्यादा डर लगता है। वो छिपने वाला और भागने वाला एक डरपोक अपराधी है। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन शातिर है, चालाक है। इसलिए चुनौती यह थी कि वो बिना पकड़े किसी ऐसी जगह पर अपने आप को गिरफ्तार कराए जहां पूरा मीडिया हो, कैमरे हों, और वो शुरू में ही ये कह दे कि मैं ही विकास दुबे हूं और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि अब एनकाउंटर में पुलिस मेरी हत्या न कर दे। अब पहली बात यह कि विकास दुबे के सीने में बड़े बड़े और ताकतवर लोगों से जुड़े राज दफन है। इसलिए बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस पहले ही उसे एनकाउंटर में मार गिराएगी और उसके बाद सब सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि विकास दुबे चाहता था वो किसी सार्वजनिक जगह पर जनता के बीच, खुले आम कैमरों के बीच सरेंडर करे। इसलिए शायद उसने महाकाल मंदिर में जाकर बार बार अपनी पहचान उजागर की, छिपने की जरा भी कोशिश नहीं की, चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं की, ताकि लोग खुद ही उसे पहचान लें। और हुआ भी यही, गार्ड ने उसे पहचान लिया और पुलिस को बता दिया। तीसरी बात यह है कि एक सार्वजनिक स्थान पर पुलिस के लिए भी किसी अपराधी का खुलेआम एनकाउंटर करना मुश्किल होता है। आजकल का जमाना ऐसा है जहां आप छुपकर कुछ कर नहीं सकते। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है, सबके पास कैमरे हैं, कोई भी वीडियो बना लेता, कोई भी तस्वीर ले लेता। और
विकास दुबे ये बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने पकड़े जाने पर भी कैमरों के सामने बार बार चिल्लाकर कहा कि वही विकास दुबे है, वही विकास दुबे कानपुर वाला है। वो अपनी पहचान जानबूझकर उजागर करना चाहता था ताकि कहीं पुलिस बाद में यह ना कह दे कि ये तो विकास दुबे था ही नहीं, कोई दूसरा अपराधी था और हमने, क्योंकि ये भाग रहा था, हमने इसे गोली मारकर एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन जिस दौरान विकास दुबे चिल्लाकर अपना नाम और अपनी पहचान बता रहा था, उस समय एक पुलिस वाला विकास दुबे के सिर पर जोर से थप्पड़ भी मारता है और इसके बाद विकास दुबे बिल्कुल शांत हो जाता है। और यही जो तस्वीर है, ये सिस्टम को एक ताकत देती है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ दिया। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। तो चालाकी में कोई कमी नहीं है विकास दुबे की, और विकास दुबे ने जानबूझकर एक मंदिर को चुना। ये भी आप देखिए, वो चाहता तो किसी बाजार में भी गिरफ्तार हो सकता था, वो चाहता तो किसी और जगह पर भी गिरफ्तार हो सकता था, किसी होटल में भी गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक धार्मिक स्थल को चुना, एक मंदिर को चुना, यह सोचकर कि मंदिर में तो कम से कम मेरा एनकाउंटर नहीं करेंगे और वहां लोग भी इतने ज्यादा होंगे। इसलिए उसने जितनी भी कैलकुलेशन है सारी की सारी अपने दिमाग में बैठाई और बहुत सोच समझकर यह तय किया कि आज सुबह मंदिर के बाहर अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो ठीक रहे, क्योंकि उसको मरने से बचना था, मरने से बड़ा डर लगता था। अब सोचिए, ऐसा आदमी जिसने इतने सारे लोगों को मार डाला, हत्या कर दी, उसे खुद उसके मन में मौत का कितना बड़ा खौफ है। अमेरिका के मशहूर मुक्केबाज माइक टायसन ने एक बार कहा था, एवरीबडी इज अ गैंगस्टर अंटिल दे गेट पंच्ड इन द माउथ। यानी तब तक हर छोटा मोटा अपराधी भी खुद को गैंगस्टर ही मानता है जब तक उसे जोर से चेहरे पर एक मुक्का नहीं पड़ता। हर अपराधी जब अपना करियर शुरू करता है तो यही सपना देखता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा और लोगों में उसका खौफ होगा। लेकिन असल में आम लोग ऐसे अपराधियों को देखकर शुरू में तो डरते हैं, लेकिन जब अपराधियों को ऐसी स्थिति में देखते हैं तो आम लोग उन पर हंसते हैं। कहा जा रहा है कि विकास दुबे को जिन पुलिस वालों ने पकड़ा वो महाकाल मंदिर के बाहर पुलिस की उस क्विक रिस्पांस टीम का हिस्सा थे जो जेब कतरों और चोरों को उस मंदिर के आसपास से पकड़ा करती थी। विकास दुबे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को चकमा देने के बाद उसे एक दिन किसी छोटे मोटे जेब कतरे की तरह इस तरह धर लिया जाएगा। हो सकता है आज विकास दुबे के सिर से गैंगस्टर होने का भूत हमेशा के लिए उतर गया हो, लेकिन सवाल यह है कि उन लोगों पर कानून की मार कब पड़ेगी जिन्होंने विकास दुबे को 30 वर्षों तक संरक्षण दिया और इतने वर्षों तक उसे पुलिस के हाथ आने नहीं दिया। इन लोगों के गुनाहों का हिसाब कौन करेगा और इन लोगों के गुनाहों का हिसाब कब होगा? आज जो हम बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं इस देश के सामने, आप सबके सामने, वो ये है कि विकास दुबे जैसे लोग 30 साल तक कैसे एक के बाद एक अपराध करते चले जाते हैं और उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब तक पुलिस उसके साथ ना मिली हो, जब तक प्रशासन के लोग उसके साथ ना मिले हों और जब तक अहम बड़े फैसले लेने वाले नेता उसके साथ ना मिले हों, तब तक विकास दुबे जैसे अपराधी का 30 साल तक ऐसे ही अपराध करना नामुमकिन है, असंभव है। कहते हैं कर्म का अपना कोई मेन्यू नहीं होता। कर्मा आपने सुना होगा, आपके जीवन की थाली में वही परोसा जाता है जिसके आप लायक होते हैं और ये आपके कर्म इस बात को तय करते हैं। विकास दुबे ने वर्षों तक नेताओं और पुलिस वालों को अपने इशारों पर नचाया, उनके लिए काम किया, लेकिन अब उसके कर्म ही उसका पीछा कर रहे हैं और उसने 30 वर्षों तक जो बोया अब उसे काटने का समय आ गया है। और यहां पर भगवान ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और शायद यही वजह है कि ईश्वर की शरण में जाकर भी वो खुद को बचा नहीं पाया। जान तो उसकी बच गई, एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन कितने दिन तक बचेगी ये कहना अभी भी मुश्किल है। अगर वो ये समझता है कि अब उसकी जान बच गई तो शायद ये उसकी गलतफहमी होगी, लेकिन कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन तक का सफर उसने एक शातिर अपराधी की तरह किया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान उसके पास
कोई मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए भी वो लगातार बचता रहा। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस उसे मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक ना कर पाए। उसके परिवार को भी उसकी गिरफ्तारी की खबर टेलीविजन पर न्यूज देखकर ही मिली। यानी विकास दुबे अपने पीछे अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ना चाहता था। वो कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि टेक्नोलॉजी उसे एक दिन पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा देगी। और आजकल हर बड़ा अपराधी मोबाइल फोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से ही पकड़ा जाता है। मजे की बात यह है कि वर्ष 2020 के इस साल में, इस जमाने में, जब सर्विलांस को सबसे बड़ी कुंजी माना जाता है, जब सर्विलांस के इतने बड़े बड़े तरीके आपके पास आ चुके हैं, आप कोई भी फोन ट्रैक कर सकते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया साइट ट्रैक कर सकते हैं, आपके पास बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, ऐसे में यह कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति की जानकारी संबंधित संस्थाओं को है, सुरक्षा संस्थाओं को सबके बारे में पता है। ऐसे में पुलिस द्वारा एक अपराधी को ना पकड़ पाना पुलिस के काम करने के तरीके पर और हमारे सर्विलांस के सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है। कुख्यात अपराधियों की एक बुरी आदत होती है और वो ये कि उन्हें पुलिस से तो डर लगता है, लेकिन आम लोगों को वो अपने लिए कोई खतरा नहीं मानते। ये अपराधी मानकर चलते हैं कि आम लोगों के बीच इनकी छवि रॉबिन हुड वाली है और इन्हें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पब्लिक सब जानती है और वो इन अपराधियों से कुछ समय के लिए डर तो जाती है, लेकिन इनके बहकावे में कभी नहीं आती। उदाहरण के लिए कोलंबिया का एक ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार भी खुद को लोगों के बीच रॉबिन हुड ही मानता था। जब उसका साम्राज्य अपने चरम पर था तो उसके संगठन की रोज की कमाई 500 करोड़ रुपए के आसपास थी। सोचिए, हर रोज 500 करोड़ रुपए कमाता था। लेकिन एक दिन वो उसी जनता के बीच पुलिस की गोली का शिकार हुआ जिनके बीच वो खुद को रॉबिन हुड मानता था और साबित भी करता था। इसी तरह मैक्सिको का एक ड्रग माफिया एल चापो गुजमैन भी लोगों के बीच ऐसी ही छवि रखता था। एक समय में उसकी रोज की कमाई 20 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन वर्ष 2016 में आम लोगों की सूचना पर ही एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज वो अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। इसलिए अपराधी कोई भी हो, एक ना एक दिन उसका और उसके अपराधों का अंत जरूर होता है। बुरे कर्म ऐसे कारागार यानी जेल की तरह होते हैं जिसकी सजा हर किसी को एक ना एक दिन जरूर भुगतनी पड़ती है। जब गैंगस्टर बनने के सपने के साथ कोई अपराधी अपराध की दुनिया में कदम रखता है, सिस्टम में बैठे लोग ऐसे अपराधियों के सपनों को साकार करते हैं और उन्हें रातों रात बाहुबली बना देते हैं। बाहुबली शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अपराधियों को यह शब्द बड़ा पसंद है और अपराधियों की पूरी दुकान इस बाहुबली की छवि की वजह से ही चलती है और फिर हमारे देश के नेता उनसे पूरा काम लेते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि 30 वर्षों तक विकास दुबे किसी को नजर क्यों नहीं आया, या फिर सिस्टम विकास दुबे को बार बार देखकर भी अपनी आंखें फेर क्यों लेता था। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे सिस्टम में यह विकास सबके साथ था और इसने सबका विकास किया। मैंने तुम्हें कहा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद शान के साथ अपना नाम बताने वाले इस अपराधी को कोई डर नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसे यकीन होगा कि करीब 30 वर्षों के आपराधिक इतिहास में नेताओं और सिस्टम के जिस आशीर्वाद से ये अब तक बचा रहा, वो आगे भी इसे बचाते रहेंगे। विकास दुबे ने 1992 में पहली हत्या की थी। इसके बाद डर फैलाकर उसने अपने इलाके में पकड़ बनाई। इससे वो नेताओं की नजर में आ गया, क्योंकि वोट के लिए नेता अपराधियों को भी संरक्षण देने से नहीं हिचकते। और यही विकास दुबे के साथ भी हुआ। विकास दुबे 1996 में तत्कालीन बीएसपी नेता हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया। तब विधानसभा चुनाव में हरिकिशन श्रीवास्तव की विकास दुबे ने बहुत मदद की और वो चुनाव जीत गए थे। तब से विकास दुबे हरिकिशन श्रीवास्तव का दाहिना हाथ बन गया था। इस चुनाव के दौरान विकास दुबे का विवाद बीजेपी के नेता संतोष शुक्ला से हुआ था। 2001 में शिवली थाने में घुसकर विकास दुबे ने तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की बेरहमी से हत्या की थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त भी उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार कर नहीं पाई। 6 महीने बाद विकास दुबे ने कोर्ट में सरेंडर किया था। वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं,
मीडिया कर्मियों से निवेदन करना चाहता हूं, राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि संतोष शुक्ला की थाने के अंदर हत्या हुई थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हुआ तो एक नहीं सैकड़ों विकास दुबे पैदा हो जाएंगे। विकास दुबे का डर ऐसा था कि 30 पुलिसकर्मियों के बीच थाने के अंदर मंत्री की हत्या करने के बाद भी उसके खिलाफ किसी ने गवाही देने की हिम्मत नहीं दिखाई। यहीं से विकास दुबे का अपराध और राजनीति दोनों में कद बढ़ता चला गया। नेताओं के लिए काम करना, ठेकों में कमीशन लेना, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, व्यापारियों से अवैध वसूली करना, इस तरह से विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कई नेताओं का चहेता बन गया। कानपुर की बिठूर, कल्याणपुर, बिल्हौर जैसी विधानसभा में विकास दुबे का रसूख बढ़ता चला गया और ये ब्राह्मण राजनीति को आगे बढ़ाने लगा। पिछले 20 सालों से कानपुर के घेमाऊ जिला पंचायत क्षेत्र से इसके परिवार से कोई ना कोई जिला पंचायत सदस्य रहा है। विकास दुबे खुद भी जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। मौजूदा समय में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत के सदस्य है। सरकार तो जो समझिए वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। हालांकि विकास दुबे अपनी सुविधा के हिसाब से अपना नेता और अपनी पार्टी बदलता रहा है। उसका संपर्क उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से रहा, खासतौर पर कानपुर और आसपास के इलाकों में उसकी पहचान करीब करीब हर पार्टी के नेता से रही है। कहा जाता है कि 2017 में एसटीएफ की पूछताछ में विकास दुबे ने बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा और भगवती सागर को अपना करीबी बताया। विकास दुबे ने दावा किया था कि ये नेता उसकी मदद करते हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस आरोप का खंडन किया था। बीएसपी के स्थानीय नेताओं से विकास दुबे का पुराना और अच्छा संपर्क रहा है। जब 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी तो विकास दुबे का प्रभाव और बढ़ गया था। तब इसने कीमती जमीनों पर जमकर अवैध कब्जा किया और करीब 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बना ली। उत्तर प्रदेश के कई नेताओं और कई पुलिस अधिकारियों के साथ विकास दुबे या फिर उसके सहयोगियों की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। हालांकि अब हर पार्टी और उसके नेता विकास दुबे से पल्ला झाड़ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास दुबे के मोबाइल कॉल्स की डिटेल सार्वजनिक की जाए, जिससे सच्ची मिलीभगत का पता चल सके। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने कहा, विकास दुबे के राजनीतिक संरक्षक उनके कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसकी उंगली है वो उठती है तो वो सीधी सीधी सरकार की ओर उठती है। सरकार की नाकामी है, सरकार की कमी है, सरकार की त्रुटियां हैं और इस पर हम समझते हैं कि सरकार को जनता के सामने आकर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। आज आप भी सोच रहे होंगे कि हमने इस गैंगस्टर को इतना समय क्यों दिया और हम इसके बारे में आज इतनी बात क्यों कर रहे हैं। हम चाहते तो इसके बारे में बात नहीं भी कर सकते थे, लेकिन यह खबर हमारे लिए अपराध की खबर नहीं है, यह खबर हमारे लिए एक सामाजिक खबर है। इसलिए हम आज आखिर में आपसे यही कहना चाहते हैं कि एक समाज मजबूत तब बनता है जब वो ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ आवाज उठाता है और उन्हें शह नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसे गैंगस्टर से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के डरपोक गैंगस्टर सिर्फ डर के नाम पर ही अपनी दुकान चलाते हैं और जहां आप डरे वहीं पर इन्हें लगता है कि ये बहादुर हो गए, जबकि हकीकत ये होती है कि इस तरह के अपराधी अंदर से बहुत डरपोक होते हैं और हमारा समाज इनसे डर कर इन्हें बहादुर बना देता है। बंदूक चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक उंगली की जरूरत होती है और ऐसे कायर लोगों के हाथ में अगर बंदूक दे दी जाए तो ये लोग भी अक्सर गोली चला देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मजबूत समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और हम फिर से ये कह रहे हैं कि ये अपराधी बहुत डरपोक अपराधी था, लेकिन इसे डराने वाला कोई आम आदमी इसे मिला नहीं। आपके शहर में भी
हो सकता है ऐसे बहुत सारे अपराधी हों, क्योंकि इस तरह के विकास दुबे हमारे देश में हर शहर में हैं, जो लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। डरिए नहीं, रिपोर्ट कीजिए, और जो लोग इन्हें संरक्षण देते हैं उनकी भी आप पोल खोलिए। अब वो जमाने चले गए, ये 2020 का भारत है, अब वो जमाने चले गए जब ये सारी बातें वर्षों तक चलती रहती थी। इसलिए तुरंत आपको एक्ट करना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस दिन आपने हिम्मत दिखा दी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा ये अपराधी कितने कायर होते हैं, कितने डरपोक होते हैं। यहां हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम चीन के बहिष्कार की बात करेंगे। चीन का बहिष्कार सस्ता नहीं है बल्कि महंगा है, और यह करने में आपकी जेब से थोड़ा सा ज्यादा पैसा जाएगा, और जो व्यापारी लोग हैं उनका मुनाफा भी कुछ कम हो जाएगा। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसका विश्लेषण हम ब्रेक के बाद करेंगे। जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका
और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स का प्रसारण रोक दिया गया है। इस पर नेपाल का कोई सरकारी आदेश तो नहीं आया है, लेकिन आज शाम से नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स के लिए अपने सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अब पूरे नेपाल में भारत के न्यूज चैनल्स दिखाए नहीं जाएंगे और वहां पर सिर्फ दूरदर्शन वहां पर आ सकता है भारत की तरफ से। बाकी कोई भी न्यूज चैनल भारत का अब वहां पर नहीं दिखाया जाएगा सिवाय दूरदर्शन न्यूज के। और कहा यह जा रहा है कि भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स में अपने खिलाफ खबरें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पसंद नहीं आई और इसी गुस्से में उन्होंने यह कदम उठाया है। नेपाल सरकार का आरोप है कि भारत का मीडिया उनके प्रधानमंत्री और उनके देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है और यह दुष्प्रचार उनकी छवि को खराब कर रहा है। अब यहां पर हमारा कहना यह है कि आज के जमाने में आप अभिव्यक्ति की आजादी को रोक नहीं सकते। आज के जमाने में आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते, मीडिया की आवाज को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसा हम आपको पहले भी कहते रहे हैं, आजकल नेपाल चीन के कहने पर चल रहा है। आजकल नेपाल चीन के इन्फ्लुएंस में है और नेपाल के सारे फैसले अब नेपाल नहीं बल्कि चीन कर रहा है। और चीन किस चीज में सबसे ज्यादा माहिर है? चीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए माहिर है। चीन लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, चीन मीडिया में, स्वतंत्र मीडिया में विश्वास नहीं रखता। और यह आइडिया जरूर चीन ने ही नेपाल को दिया होगा कि सबसे पहले भारत के न्यूज चैनल्स को बंद करो, क्योंकि भारत के न्यूज चैनल्स नेपाल की बदनामी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन नेपाल इसे बदनामी कहता है, हम ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के सामने नेपाल की पोल खोल रहे थे। और आज नेपाल ने भी भारत के मीडिया को रोककर यह बता दिया है कि नेपाल का विश्वास अब लोकतांत्रिक तरीकों में कम होने लगा है और वो चीन के कहने पर ज्यादा चल रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जिसका हमें फक्र है वो ये है कि अभी तो भारत ने नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं है। भारत की सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नेपाल के खिलाफ नहीं की है। भारत की सेना ने कोई कार्रवाई नेपाल की सेना के खिलाफ अभी तक नहीं की है। और नेपाल को देखिए कि नेपाल हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया, नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया, नेपाल हमारे देश के एंकर से डर गया, हमारे प्रोग्राम से डर गया और हमारे न्यूज चैनल से डर गया। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि भारत के न्यूज चैनल्स पर या भारत के मीडिया पर इसका कोई फर्क पड़ेगा। हम बस इतना कहेंगे कि इसमें नुकसान नेपाल का है। सबसे ज्यादा नुकसान इसमें नेपाल के लोगों का है, क्योंकि अब नेपाल के लोगों तक सही तस्वीर कभी पहुंचेगी नहीं और नेपाल भी अब चीन का एक छोटा सा राज्य जैसा आपको दिखने लगेगा। जो चीन में होता है वहां स्वतंत्र मीडिया नहीं, आपको कभी भी सही बात पता ही नहीं चलेगी, वही अब नेपाल में होगा। लेकिन इस बात की हमें खुशी है कि भारत के न्यूज मीडिया का, भारत के न्यूज चैनल्स का प्रभाव इतना बड़ा है कि नेपाल की सरकार उसका सामना नहीं कर पाई। अब हम उस मुहिम की बात करेंगे जो मेड इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चीन का बहिष्कार सस्ता नहीं बल्कि बड़ा महंगा सौदा है। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर देशभक्ति की इतनी भावना है कि आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर देशभक्ति की इतनी मात्रा है कि आप अपना मुनाफा कम करके और थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके चीन को जवाब दे सकें? आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझाएंगे कि मेड इन चाइना को हराने के लिए, मेड इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए भारत के लोग और भारत के बाजार कितने तैयार हैं, भारत के उद्योग कितने तैयार हैं, भारत के व्यापारी कितने तैयार हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और खिलौनों के बाजार को आधार बनाकर इसका एक विश्लेषण करेंगे और आपको यह बताएंगे कि भारत में जो खिलौने बन रहे हैं, जो खिलौनों का उद्योग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उद्योग है, वो इस चीज के लिए कितना तैयार है भी या नहीं। भारत में खिलौना बाजार लगभग 13,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें लगभग 85 से 90% खिलौने मेड इन चाइना ही होते हैं। इसके अलावा भारत में जो खिलौने बनते हैं उनका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भी चीन से ही आता है। भारतीय बाजारों में एलईडी बल्ब्स के व्यापार में चीन की कंपनियों का मार्केट शेयर 36% है और भारतीय कंपनियां भी एलईडी बल्ब्स को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो चीन से ही खरीद कर लाती हैं।
भारत के स्मार्टफोन बाजार में 65% से ज्यादा हिस्से पर चीन की कंपनियों का कब्जा है, क्योंकि इनके स्मार्टफोन सस्ते हैं। इसी तरह स्मार्ट टीवी के बाजार में चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 35% है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार की 45%, कपड़ों में 27% और ऑटो सेक्टर में 9% जरूरतें चीन से ही पूरी होती हैं। अब अगर आपको चीन का बहिष्कार करना है तो आप क्या करेंगे? अब देश के लोगों ने मेड इन चाइना सामान के खिलाफ स्वदेशी मुहिम छेड़ दी है, जिसका असर अब हमारे बाजारों में भी दिखने लगा है। जी न्यूज ने चीन के सामान की डिमांड और सप्लाई में आई इस कमी से जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट आज तैयार की है, क्योंकि यह समझने के लिए स्टूडियो में नहीं बल्कि जमीन पर जाने की जरूरत पड़ती है। तो हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, बाजारों में जा रही है, लोगों से मिल रही है और लोगों के अंदर क्या भावनाएं हैं वो अब हम आपको बताते हैं कि लोग इसके लिए तैयार भी हैं या नहीं। चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम अपना असर दिखा रही है। भारतीय बाजारों में चीन का सामान मौजूद तो है, लेकिन उसके खरीदार लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब चीन की साजिश को समझ चुके हैं। चाइनीज तो लेना ही नहीं है ना। क्यों नहीं लेना? चाइनीज क्यों लेंगे? क्या खरीदना है बताइए। बाइक लेनी थी, भाई छोटे बच्चे के लिए, बेटे के लिए अपना। क्या चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट लेना है या इंडियन ही देख रहे हैं? अगर बता रहे हैं कि इंडियन में ये है तो फिर चाइनीज कौन लेगा? मैं इंडियन के साथ हूँ। हम अपनी इंडियन क्वालिटी बेचना ज्यादा प्रेफर करेंगे, हम चाइना का साथ नहीं दे रहे। पर कुछ सामान तो होगा आपके पास चाहिए? नहीं, हमने सारा टोटली इंडियन कर दिया, अपना चाइनीज जितना भी था सारा ब्लॉक कर दिया। सारा ब्लॉक कर दिया, सारा खत्म कर दिया सब। लेकिन दो सामानों के मामले में आज भी चीन का कोई मजबूत विकल्प नहीं है। पहला है खिलौने और दूसरा है इलेक्ट्रिकल आइटम्स। इन दोनों सामानों के मामले में भारतीय बाजारों में भी चीन का सिक्का चलता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज की डेट में हम फख्र के साथ कह सकते हैं, हम हर चुनौती पे खरे उतरते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स न केवल चाइनीज क्वालिटी से कंपैरेबल है, बल्कि 21 भी हैं, क्योंकि ये स्टर्डी भी ज्यादा है। क्योंकि चीन में सुंदरता तो दिखती है पर लास्टिंग नहीं दिखती, हमारे प्रोडक्ट्स में लास्टिंग भी है। प्राइस वाइज भी हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हैं और तभी प्रभु की दया से हमारी इसकी इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है। भारतीय खिलौना बाजार में अभी तक चीन की हिस्सेदारी 90% तक थी और इसके पीछे कारण थे सस्ते और बच्चों को आकर्षित करने वाले खिलौने। तो ये तो चाइनीज माल है अभी, लेकिन क्या भारत में इस तरीके की चीजें बननी है? हाँ, बननी शुरू हो गई हैं जी, और थोड़े टाइम में आ जाएंगी और इसी की सेम आएंगी। जितनी इसकी क्वालिटी है इससे थोड़ी अच्छी आएगी, प्लस आएगी। कब तक आ जाएगा इस तरीके का माल भारत में? ये ज्यादा 3 मंथ तक। 3 महीने में जी। लेकिन अब भारतीय कंपनियों ने लोगों की बदलती भावनाओं को देखते हुए स्वदेशी खिलौनों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अलग अलग उद्योगों से जुड़े लोग चीन को पूरी तरीके से परास्त करने में, खत्म करने में लगे हुए हैं और हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल जी, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह का नॉलेज हम लोगों के पास है, हमें एकजुट होकर उसके लिए फाइट करना चाहिए। हम मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं और पिछले 30 सालों से हम लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि हम ग्लोबली भी बहुत कुछ कर सकते हैं। खिलौनों की तरह भारतीय बाजारों से चीन के इलेक्ट्रिकल सामानों को अचानक बाहर कर देना आसान नहीं है। बिजली के एक छोटे से सर्किट से लेकर चमचमाती फैंसी लाइट तक सब कुछ चीन से आता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में क्या भारतीय उत्पादों की, भारतीय एलईडी की मांग बढ़ी है, लोग डिमांड कर रहे हैं? पिछले जब से चाइना से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, तब से हमारे काफ़ी क्लाइंटों ने डिमांड की हमको इंडियन बना हुआ ही माल चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी अब हमारे पास तो जो इन्वेंट्री थी वो चाइनीज़ थी। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम इंडिया से प्रिक्योर करें, और चाइना के अलावा जो मटेरियल हमारे देश में नहीं बनता है उसके लिए हम ताइवान या कोरिया या जापान से हम लोग उसको सोर्स करें।
चीन ने भारतीय बाजारों में बड़ी ही चालाकी से सस्ते और घटिया माल को पहुंचा दिया। बाजार में मौजूद लगभग हर सामान में लगा हुआ कोई ना कोई पार्ट चीन में ही बना हुआ होता है, लेकिन अब 100% मेड इन इंडिया सामानों को लेकर खरीदार भी जागरूक हो रहे हैं। जो गुड्स है वो साल 2 साल का मेहमान होता है और जो इंडियन गुड्स है ये 20 साल चलता है और उसका पार्ट्स बनता है और पार्ट्स फिर लगने के बाद वो फिर और 20 साल चलता है जो है। तो इंडिया इज द बेस्ट जो है प्रोडक्शन। भारतीय फैन यानी पंखे की इंडस्ट्री चीन के मुकाबले मजबूत है, लेकिन वो स्पेयर पार्ट्स के लिए चीन पर निर्भर है। ये कमी पूरी हो जाए तो भारतीय पंखे पूरी दुनिया में पहचान बना सकते हैं। सर नो डाउट एज ए इंडियन हमें इंडियन प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना चाहिए और इससे हमारे देश की प्रगति भी है, इवन यहाँ का रोजगार की समस्या इससे सॉल्व होती है। बट अभी जो सिनेरियो है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कस्टमर के पास चॉइस नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वर्सिटी में जाके या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए वो इंडिया पे डिपेंडेंट हो सके। भारत के हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई छोटा सा छोटा पार्ट ऐसा जरूर होता है जो सिर्फ चीन में बनता है। सरकार को अब ऐसे निवेशकों को तैयार करना होगा जो किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को भारत में ही तैयार करें। यानी कि भारत को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जिसमें चीन के लिए कोई जगह ही ना हो। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब आपको कुछ चीजें महंगी मिलेंगी और जो व्यापारी हैं उनका मुनाफा हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन आपको याद होगा एक जमाने में लोग कहते थे 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। वो समय अब फिर से आ गया है और अब वही समय आ गया है। शायद लोगों ने इस तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया है और इसी का नतीजा है कि हमें अब तक मेड इन इंडिया मुहिम को लेकर 80,27,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुकी हैं। अगर आप तक इस मुहिम अब तक इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और इस मुहिम का हिस्सा तुरंत बनिए। 80,27,000 लोग अब तक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। आप चुप मत बैठिए, अपनी आवाज उठाइए और देश को और दुनिया को बताइए कि अब आप चीन का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि टेनिस की सबसे मशहूर चैंपियनशिप विंबलडन जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज जिंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में
नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है,
उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं,
किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं। लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1877 में आज ही के दिन टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप विंबलडन की शुरुआत हुई थी। उस वक्त इस चैंपियनशिप में सिर्फ मेंस सिंगल्स मैचेस ही खेले जाते थे और इसे द जेंटलमैन सिंगल्स कंपटीशन कहा जाता था। 22 खिलाड़ियों के बीच हुए इस टूर्नामेंट में ब्रिटेन के 27 वर्ष के खिलाड़ी स्पेंसर गोर पहले विंबलडन चैंपियन बने थे, और खास बात यह है कि उनका जन्म भी विंबलडन में ही हुआ था। विंबलडन लंदन में एक इलाके का नाम है और इसी जगह के नाम पर इस टूर्नामेंट को विंबलडन कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहला मौका है जब कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष विंबलडन का आयोजन नहीं हुआ है। वर्ष 1887 में ब्रिटेन के एक होटल में आज ही के दिन एक स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर जॉन डिकिंसन ने पहली बार पेपर नैपकिन का इस्तेमाल किया था। इससे पहले कपड़े से बने नैपकिन्स का इस्तेमाल किया जाता था। अकेले अमेरिका में ही हर दिन करीब 100 करोड़ पेपर नैपकिन्स का इस्तेमाल होता है। करीब 1000 किलोग्राम पेपर नैपकिन्स बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटना पड़ता है और इसमें करीब 75,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है।
आज हिंदी सिनेमा से जुड़े 2 मशहूर अभिनेताओं का जन्मदिन है। वर्ष 1925 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों में से एक गुरुदत्त का जन्म हुआ था। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। वो एक डांस डायरेक्टर, लेखक, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। उनकी फिल्म प्यासा और कागज के फूल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। और आज ही के दिन 1938 में मशहूर अभिनेता संजीव कुमार का भी जन्म हुआ था। संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। संजीव कुमार को कोशिश, आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल और सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए आज भी याद किया जाता है। और वर्ष 1862 में आज ही के दिन ब्रिटिश लेखक लुइस कैरल ने एक नाव यात्रा के दौरान एलिस लिडल नामक एक बच्ची को एक कहानी सुनाई थी। एलिस's एडवेंचर्स अंडरग्राउंड नामक इस कहानी को आप और हम अब एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के नाम से जानते हैं। एलिस लिडल ने ही लुइस कैरल को यह कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया था। लुइस कैरल ने एलिस लिडल को 2 साल बाद इस कहानी की हैंड रिटन कॉपी गिफ्ट की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब किसी समाज में अपराध को वर्षों तक संरक्षण दिया जाता है तो हिंसा उस समाज के डीएनए का हिस्सा बन जाती है और अपराधियों को संरक्षण देने वाले भी उतने ही बड़े अपराधी कहलाते हैं। नमस्कार।